नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन वाग एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैथ्स के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज के वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पवन वाग एकेडमी। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑलरेडी आप कर चुके हैं और उस पर जो बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसे शुरू करते हैं कि अगर आप नए भी हैं या उन चीजों को भूल गए हैं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो टॉपिक है ये बहुत सिंपल है और ये स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे मार्क्स आपको देके जाने वाले होते हैं। इसमें गलतियां बहुत कम होती है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा नहीं है तो गलतियां होगी। तो जनरली 99% बच्चे इसमें पूरा के पूरे मार्क्स लेते हैं। ये है बहुत सिंपल। ओके, तो इसके स्टार्टिंग में आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर आप ये चैप्टर स्टार्ट होता है। उसमें स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल देके रखा है विमल का। टू प्रिपेयर लड्डूज शी टेक्स 1 बाउल ऑफ घी, 3 बाउल्स ऑफ रवा एंड 2 बाउल्स ऑफ शुगर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ घी एंड रवा, ओके, लेट मी राइट फर्स्ट कि घी वो लेती है दैट इज 1 बाउल, रवा लेती है दैट इज 3 बाउल्स एंड शुगर लेती है दैट इज 2 बाउल्स। अगर आपसे कोई पूछे घी और रवा का प्रपोर्शन क्या है, यहां पर जो घी है और रवा है इनका प्रपोर्शन क्या है, तो दैट इज 1:3। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि रवा और शुगर का प्रपोर्शन क्या है, अगर आपसे रवा और शुगर का प्रपोर्शन पूछा जाए तो दैट इज 3:2। हम दो क्वांटिटीज को यहां पर रेशियो में बता रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर में जो हमारा रेशियो प्रपोर्शन का जो पार्ट है वो 2 क्वांटिटीज से आगे एक्सपांड हो गया है। मतलब इसमें 3 क्वांटिटीज की भी स्टडी करेंगे हम और 4 क्वांटिटीज की भी स्टडी करेंगे जब वो रेशियो में या प्रोपोर्शन में होगी। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि यहां पर जो 3 क्वांटिटीज है, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे तो ज्यादा लड्डू बनाने हैं और अगर मैं यहां पर 3 बाउल्स की जगह अगर मैं 30 बाउल्स में रवा लेती हूं तो क्या होगा। अगर 3 बाउल्स की जगह 30 बाउल्स रवा लिया तो क्या होगा। अब ये तो क्लियर है, यहां पर हमको दिख रहा है इसका 10 टाइम है। यहां क्लियर दिख रहा है कि 30 जो है वो 3 का 10 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, घी और रवा इसको भी हम 10 टाइम कर लेंगे। मींस यहां पर आपको फिर 10 बाउल्स घी लगेगा, ओके, और आपको 20 बाउल्स शुगर लगेगी। लेकिन बात वहां अटकती है कि जब ऐसा हमको पता नहीं हो। मतलब यहां देखिए 10 टाइम समझ में आ रहा था कि 3 का ये 10 टाइम है। अगर आपसे कोई कहे कि मैं रवा लेती हूं 729, तो फिर क्या होगा। 729 बाउल्स अगर रवा ले लिया जाए तो फिर आपको घी कितना लगेगा और शुगर कितनी लगेगी। तो एक काम कीजिए, यहां जो मेन इनका प्रोपोर्शन है 1:3:2। तो सपोज करते समय आप लिखिए कि यहां पर के बाउल जो है वो घी लगता है, 3K बाउल जो है वो आपको रवा लगता है और 2K बाउल जो है वो आपको शुगर लगती है। तो यहां हमें क्या देके रखा है, यहां हमें देके रखा है रवा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू देके रखी है, ये जो वैल्यू हमने सपोज की है दैट इज 3K, इसको हम 729 के इक्वल लिख लेंगे। और उससे क्या होगा, यहां हमें मिलेगी के की वैल्यू, आप के ही नहीं दीजिए, 3 इसके अपॉन में जाएगा 729/3, 3 2 6 बचेगा 1, 1 और 2 12, 3 4 12 और 3 3 9। मतलब आपको के की वैल्यू आपको मिली है। मतलब क्या, यहां आपको 243 बाउल्स आपको घी लेना पड़ेगा, ओके, और इसका डबल दैट इज 486 बाउल आपको शुगर लेना पड़ेगी जब आप 729 बाउल लोगे काय के रवे के। ओके, तो ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन बताया जो आपकी बुक में देके रखा है। वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेके बता सकता हूं, बट मैं बुक से रिलेटेड इसलिए चल रहा हूं कि आपका जो पोर्शन है उसमें आपको मदद मिले। मतलब वहां ये बुक में क्या दिया है वो सारी आपकी चीजें क्लियर हो जाए। और बुक में जो जितना भी थ्योरी होती है वो हमको देखना ही चाहिए।
क्योंकि उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें अगर आपको अलग अलग क्वांटिटीज, अगर कोई शुगर पूछ ले आपको कि मुझे शुगर दे के रखिए और मुझे फिर घी कितना लगेगा और रवा कितना लगेगा, तो आप निकाल सकते हो। मतलब आपको क्या करना है कि जो मेन जो इनका प्रपोर्शन है उनको आपको के फॉर्मेट में सपोज करना है और फिर जो क्वांटिटीज आती है उसके हिसाब से आपको लिखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद में आपको आगे देके रखा है लेट अस लर्न। तो लेट अस लर्न में आपको देके रखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसमें क्या देके रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियो कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर क्वांटिटीज। मतलब अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें 3 क्वांटिटीज को प्रोपोर्शन में बता के रखा था, घी, रवा और शुगर को 1:3:2। ओके, तो यहां पर ये जो 3 क्वांटिटीज थी, ये 4 क्वांटिटीज के भी आपको एग्जांपल आ सकते हैं, 3 क्वांटिटीज के भी एग्जांपल आ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिसमें कि आपको ये आइडिया आ जाएगा कि 3 क्वांटिटीज के एग्जांपल्स कौन से हैं और 4 क्वांटिटीज के एग्जांपल कौन से हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि द रेशियो, द प्रपोर्शन ऑफ the 3 angles of the triangle is 1:2:3. Find the angles of the triangle. मतलब आपको ट्राइंगल के 3 जो एंगल्स हैं, बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी के जो 3 एंगल है ए, बी और सी, ये 1:2:3 में है। तो आपको पता करना है कि तीनों एंगल की वैल्यू क्या है। ओके, आपको बता के रखा है कि एंगल ए, बी और सी का जो प्रपोर्शन है वो इस तरह से देके रखा है। ओके, और आपको यहां पर जो तीनों एंगल है उनकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहां पूछा जा सकता है। इवन 4 क्वांटिटीज के लिए भी हो सकता है। 4 क्वांटिटीज के एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं। यहां अगर मैं ले लूं कि 1:2:3:4, देखिए मैंने 3 क्वांटिटीज का एग्जांपल लिया ट्राइंगल के लिए कि तीनों जो एंगल है वो 1:2:3 के प्रोपोर्शन में है, और यहाँ 4 क्वांटिटीज मैंने लेके रखी है। मैंने कहा 4 नंबर्स है और जिनका सम आता है 200। 4 नंबर्स हैं जो इस प्रोपोर्शन में है। अभी आपको लग रहा होगा सर 1:2:3:4 क्यों ले रहे हैं आप। एक काम करते हैं, हम इसको कुछ और लिखते हैं। हम ये लिखते हैं 2, 4, 6 एंड 8। ये 2 क्वांटिटीज है और 4 क्वांटिटीज हैं जो इनका रेशियो देके रखा है, प्रोपोर्शन देके रखा है। अब हमें ऐसा कहा कि 4 नंबर्स है वो इस तरह के प्रोपोर्शन में है और उनका सम जो है वो 500 है। इन चारों क्वांटिटीज का सम कितना है, वो है 500। आपको पूछा जाए कि फाइंड द क्वांटिटीज। अब आप इस तरह के क्वेश्चन से उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनको सॉल्व करने का सीधा सीधा पैटर्न ऐसा होता है कि आपको ये ट्राइंगल के 3 एंगल देके रखे हैं, तो ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी क्या है, उनके एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, और वो हमें पता है कि जो तीनों एंगल होते हैं ट्राइंगल के उनका सम होता है 180 डिग्री। ओके, तो आप डायरेक्टली इसको ना लिखते, पहले यहां लिखिए सपोज एंगल ए इज इक्वल टू x, एंगल B इज इक्वल टू 2x एंड एंगल C इज इक्वल टू 3x। एंड फिर आप यहां लिख सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू angle sum property of triangle, that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। और फिर आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए x plus 2x plus 3x is equal to 180 डिग्री। ये x और 2x होगा 3x, 3x और 3x होगा 6x is equal to 180 डिग्री। तो x is equal to होगा 180/6 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो एंगल A हमारे पास क्या था, वो था x मतलब 30 डिग्री। एंगल B हमारे पास क्या था, वो था 2x मीन्स 2 × 30 डिग्री, वो हो गया 60 डिग्री। और एंगल C हमारे पास क्या था 3x, तो वो होगा 3 × 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से आपको अगर ये देख रहा है कि जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि जिसमें 4 नंबर है और उनका जो रेशियो है वो 2:4:6:8 है, मतलब 2:4:6:8 है और उनका सम देके रखा है 500। तो हम यहाँ पर इनको नंबर्स को सपोज कर लें कि 2x, हम इसे 2 को 2x सपोज कर ले, इसे 4x सपोज कर ले, इसको 6x सपोज कर ले, इसको 8x सपोज कर ले। इनका सम हमको 500 देके रखा, तो यहाँ सबको प्लस कर दीजिए और लिख लीजिए 500। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और आप x की वैल्यू जब मिलेगी तो व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज हियर 2x, 3x, 4x, 2x, 4x, 6x, 8x, you will get the all numbers, all the 4 numbers। ओके, तो इस तरह से जो अननोन क्वांटिटीज है उनको आप पता कर सकते हैं। तो इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं, नया नहीं है, आप ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने किए ही होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसमें इस चैप्टर में जो मेन चीज देके रखी है वो देके रखा है डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? देखिए कुछ चीजें होती है जब दो क्वांटिटी की हम बात करते हैं और एक क्वांटिटी के साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। जैसे मैं मार्केट में गया, मैंने डस्टर खरीदा 20 रुपए का, ओके, तो एक मैंने डस्टर खरीदा 20 का, अगर मैं 2 खरीदता हूं तो मुझे 40 रुपए देना होंगे, 3 खरीदता हूं तो मुझे 60 रुपए देना होंगे। मतलब क्या है कि मैं जैसे जैसे एक इसके नंबर बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे जो उसकी कॉस्ट है, उसके जो वैल्यू आ रही है वो उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। उसी तरह से अगर मैं एक पेन लेता हूं 40 रुपीज का, तो मैं 2 पेन लूंगा 80 रुपीज में, 3 पेन लूंगा मैं 120 में, और 4 पेन्स में लूंगा 160 में। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को समझते हैं हम। यहां देखिए मैंने टेबल बना के रखा है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर पेट्रोल की प्राइस और उसकी प्राइस को हम देखें, जैसे मैंने अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि एक पेन जो है वो अगर सपोज 10 रुपए का है तो 2 पेन 20 रुपए के होंगे। उसी तरह से अगर 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए का है तो 2 लीटर पेट्रोल कितने का होगा? 2 लीटर पेट्रोल हमें उसको 160 रुपये पे करना पड़ेंगे। और अगर हम 5 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो क्या होगा? तो ये इसके मल्टीपल में बढ़ते जाएगा, मतलब 5 × 80 हम करेंगे तो 400 रुपीज आपको पे करना होगा। मतलब यही है कि यहां पर हम जो क्वांटिटी, जैसे जैसे पेट्रोल की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो देखो ये जो पेट्रोल है इसकी प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? पेट्रोल की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो तो प्राइस भी बढ़ रही है। देखिए दोनों चेंज आ रहा है। ये 1 से 2 हुआ तो 80 से 160 हो गया, ये 2 से 5 हुआ तो ये और बढ़ गया। अगर आप इसको 10 लीटर कर देते हो तो ये डेफिनेटली 800 रुपीज हो जाएगा, मतलब ये फिर बढ़ गया। मतलब यहां दोनों क्वांटिटीज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक क्वांटिटी के साथ में दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एंड दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में वैसा नहीं होता। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक पहले देखिए स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम कहीं मुझे जाना है, ओके, मुझे 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ओके, तो मैं डेफिनेटली वहां पर 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके, मैं वहां पहुंचूंगा, मुझे टाइम कितना लगेगा? मुझे वहां पहुंचने में लगेगा टाइम 5 घंटे, 5 आवर्स। अगर हम स्पीड हमारी हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो क्या होगा? ये जो टाइम है, ये जो टाइम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 आवर्स। और अगर आप स्पीड और बढ़ा देते हो, उसको 200 कर देते हो या 250 किलोमीटर पर आवर करते हो तो आप 2 घंटे में पहुंचोगे। तो देखो यहां पर फ्लक्चुएशन दिख रहा है, मतलब यहां एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। ऐसे जब केसेस आते हैं, मतलब क्या कि वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, अदर इज डिक्रीजिंग, और अदर इज इंक्रीजिंग, और वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, द अदर इज इंक्रीजिंग। देखो मैंने यहां पर क्या किया, 100 से मैंने इसको 50 लाया तो टाइम हो गया यहां पर डबल, मतलब मैंने स्पीड कम कर दी तो टाइम मुझे ज्यादा लगेगा। तो कॉमन समझने वाली बात है कि आप सपोज स्कूल भी जाते हैं, जिस स्कूल से आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको टाइम कम लगेगा। ओके, तो ये जो एग्जांपल है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, और ये जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जब भी हम चीजें खरीदते हैं, एक खरीदते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। लेकिन डिस्टेंस वाली जो बात आती है उस समय इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, आपके यहाँ जो काम करने वाले मजदूर है वो सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ 20 लोग काम करेंगे तो वो बिल्डिंग जल्दी बनेगी। ठीक है, मतलब यही है। कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो डायरेक्ट के होते हैं और कुछ होते हैं इनवर्स के। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्हें पहचानेंगे कैसे, उन्हें हम कैसे पहचाने? तो एक बात ध्यान रखिए, जो डायरेक्ट प्रपोर्शन के एग्जाम्पल होते हैं उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, उनका रेशियो इक्वल होता है, और इनवर्स जो होते हैं उनका मल्टीपल कांस्टेंट होता है। देखिए उनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, यहां पर मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है और यहां पर उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो इससे उनको पहचानते हैं कैसे? देखिए अगर मैं इसे लिखूं इन दोनों को, सपोज ये x है और ये y है, मैं अगर निकालूं x अपॉन y तो यहां x अपॉन y क्या होगा? ये 1/80 होगा। यहां मैं फिर से x अपॉन y करूं तो क्या होगा? 2/160, मतलब बात क्या आ गई, फिर से 1/80 हो गया। 5/400 अगर मैं करूं तो ये भी होगा 1/80 के इक्वल ही, और 10/800 करूं तो ये भी होगा 1/80 ही। मतलब क्या, सारे केसेस में यहां पर
एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालें, इन दोनों को अपॉन में लिखे, x अपॉन वाई करें तो वो होगा 1/80। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये जो क्वांटिटीज होती है ये क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है, ये यहां पर कांस्टेंट। ओके, यहां पर इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, एक जैसी वैल्यू आती है, मतलब आप कोई भी पेयर ले लो उसका आंसर एक ही आने वाला है। वैसे ही यहां पर इसमें इनवर्स में सपोज ये x है और ये y है, तो इनका मल्टीप्लाई जो होता है वो फिक्स आता है, वो कांस्टेंट आता है। देखिए 100 इंटू 5 कितना हो गया 500, 50 इंटू 10 कितना हो गया 500, 250 इंटू 2 कितना हो गया, ये भी हो गया 500। मतलब यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। ये समझने वाली बात है। तो यहां लिखिए एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो ही मेन रूल है और इन्हीं के ऊपर आप किसी भी दो क्वांटिटीज के रेशियो को चेक कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो गिवन जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो प्रोपोर्शन देके रखा है वो वेदर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और या फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब आपको करना ये होगा, आपको कुछ एग्जांपल तो सिंपली समझ में आते हैं कि भाई एक जब आप मार्केट जाते हैं, जो भी चीजें खरीदते हैं वो सबका सब जितना भी है, खरीदने से लेकर बेचने से लेकर वो सारा का सारा डायरेक्ट में डील होता है। लेकिन जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं या काम की बात करते हैं तो उस समय फिर इनवर्स काम करता है। और उसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि आप उनका एक तो रेशियो चेक करके देखिए, उनको अपॉन में लिख के चेक करके देखिए, दो क्वांटिटीज का पेयर लेके देखिए, या फिर उनका मल्टीप्लाई करके देखिए। आपको इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके सामने ऐसा देके रखा है कि एक क्वांटिटी x है, एक y है, यहाँ देके रखा है 10, यहाँ देके रखा है 50 और यहाँ देके रखा है 5, तो यहाँ क्या आएगा। ओके, तो अभी इस पे एक में नहीं बता सकते, लेकिन अगर ऐसा दे दे कि यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिख के रखा है 100 और फिर आपको पूछा कि यहाँ 20, तो यहाँ क्या आएगा। अब आपको इस केस में आपको एक समझने के लिए एक एग्जांपल ऐसा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 500 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 500 आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इसके मल्टीप्लाई के इक्वल, मतलब यहाँ सपोज k कर लो तो आप इनको k के इक्वल लिख के यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन नंबर। ओके, मतलब इस तरह से उसको पहचानते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बुक में हमारे देखे रखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो क्या है, लेट अस रिकॉल, मतलब ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ओके, वो चीज यहाँ पर बता रहा है, वही बता रहा है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए इज टू बी, उसको a अपॉन बी भी लिखते हैं और a इज टू बी भी लिखते हैं। ओके, लेट मी इरेज दिस सो दैट हियर आई विल एक्सप्लेन यू। तो जो दो क्वांटिटीज हैं उनका अगर आप रेशियो लिखे तो उनको a अपॉन बी लिख सकते हैं या उसको a इज टू बी भी लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है। ओके, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, जो a है वो प्रेडेसेसर होता है, इस a को प्रेडेसेसर कहते हैं। ओके, प्रेडेसेसर, और ये जो होता है वो सक्सेसर होता है, सक्सेसर। ओके, सेकंड पॉइंट देके रखा है कि अगर रेशियो आपको देके रखा है और उसका सेकंड टर्म, उसका अपॉन वाला टर्म अगर 100 है तो फिर वो परसेंटेज होता है। मतलब कैसा कि सपोज आपको देके रखा है 25/100, तो ये 25% होगा। सेकंड टर्म अगर 100 है तो मतलब अगर ऐसा भी लिखा है कि 35/100 तो आप उसको डायरेक्ट भी 35% लिख सकते हो। ओके, सेकंड टर्म अगर 100 है तो उसे आप परसेंटेज लिखोगे। ओके, अगला पॉइंट देके रखा है कि अगर कोई रेशियो आपको देके रखा है और उसको आप किसी कांस्टेंट टर्म से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो वो अनचेंज रहता है। कैसे, देखिए अगर मैं इसे लिखूं, यहां मेरे पास एक वैल्यू है x अपॉन वाई, तो अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और y को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अनचेंज रहने वाली है, ये वैल्यू सेम रहने वाली है। ओके, उसी तरह से x को भी मैं 5 से डिवाइड करूं और y को भी 5 से डिवाइड करूं, सेम नंबर से हमें या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं, आपको पॉजिटिव नंबर ही लेना, आप नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो रेशियो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। अब उसे आप कैसे पहचानोगे कि भाई कैसे है ये या कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको लिख के रखा है, आपने ऐसे क्वेश्चन 8 में किए होंगे, 2/7 है, तो अगर मैं दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/14 हो जाएगा, मैं दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/21 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में आए ऐसा कि 6/21 है और 6/21 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता था तो आई कैन गेट हियर 2/7। मतलब दोनों बातें एक ही है, वी कैन मल्टीप्लाई और वी कैन डिवाइड बाय द सेम नंबर। ओके,
तो वो जो रेशियो होता है वो अनचेंज रहता है। फोर्थ पॉइंट है द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। मतलब क्या कि कोई भी क्वांटिटी आप ले, अब जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं उन क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक क्वांटिटी लेता हूं 5 kg और दूसरी क्वांटिटी लेता हूं 2500 ग्राम, और अब मुझे इन दोनों को रेशियो में लिखना है, तो मैं डायरेक्टली उनको ऐसे नहीं लिख सकता। उसके लिए मुझे या तो इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे दोनों सेम करना पड़ेंगे। तो मैं दोनों सेम कैसे करूंगा, देखिए अगर मैं इसको ग्राम में लिख लूं तो मैं 5000 ग्राम लिख लेता हूं इसको, एंड यहां हो जाएगा 2500 ग्राम। तो मैं अब इसको कंपेयर कर सकता हूं, अब मैं इनको रेशियो में लिख सकता हूं। या फिर मैं इसे ऐसा लिखूं कि मैंने इसे 5 kg लिखा है तो मैं इसे 2.5 kg लिख लूं, तो फिर मैं इसे कर सकता हूं। मतलब ये आपको दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम करना होगी, उनकी यूनिट सेम करना होगी, तब जाके आप उसको रेशियो में लिख सकते हो। अगला पॉइंट है कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज यूनिटलेस। मतलब जब हम इनको रेशियो में लिखते हैं तो यहां यूनिट नहीं लिखे जाते, यहां पर डायरेक्ट नंबर ही लिखे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर वो रेशियो में दिया है तो रेशियो के साथ में क्वांटिटी नहीं है, हाँ, लेकिन उन क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो दैट शुड बी इन द सेम यूनिट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5:2500 लिखोगे, ऐसा चलेगा नहीं। क्योंकि जब अभी आपको मैंने बताया था, जब मैंने ऐसा बॉक्स बनाया था आपके लिए, तो आप देखिए मैंने यहां पर एक लिखा था स्पीड, तो मैंने स्पीड लिखते समय मैंने किलोमीटर पर आवर में ही बताया था, मीटर पर आवर में बताया नहीं। ऐसा मतलब एक ही जो उसकी यूनिट होती है वो हमें एक ही लेना होती है। तो इस तरह से जो बेसिक इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज के पहला जितना मेन था वो चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए इसमें एक और चीज ऐसे आ सकती है कि आपको 2 या 3 क्वांटिटीज दी होगी और आपको उनको अरेंज करना हो। मतलब क्या कि सपोज मेरे पास 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं कि A/B मेरे पास है, दैट इज 2:3, और मेरे पास B/3 जो है, C जो है वो है 4:5, और अब मुझे A/B/C ऐसा लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? अब देखिए यहां पर B जो है वो 3 है और यहां B है 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसे लिखता हूं A/B = 2/3 और इसे लिखता हूं B/C = 4/5। अब मैं क्या करता हूं, इस 4 से यहां नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इस 3 से मैं यहां नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए A/B क्या आएगा, A/B हो जाएगा 2 4 8/12 और B/C क्या आएगा, ये होगा 12/15। तो अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को मिला के जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि A/B/C इज इक्वल टू 8:12:15। इस तरह से इसे करना है। मतलब बहुत 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 सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो देके रखा है हमको, उसमें कुल मिलाकर यहां पर 8 क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। मतलब क्या, आपको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। 2 नंबर्स आपको देके रखे हैं आप, और उनको आपको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए वहां पर कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे 3 क्वेश्चन है, उनको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। पहला है 72 एंड 60, दूसरा है 38 एंड 57 और तीसरा है 52 एंड 78। तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी 2 नंबर्स को रेशियो में लिख लो, 72:60, मतलब क्या 72/60। 72 और 60 किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। आप 12 से दोनों को डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट हियर 12 6 एंड 12 5, ये हो गया 6:5। बहुत सिंपल सा है, इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो। उसी तरह से 38 एंड 57 है, 38 57 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 19 के टेबल में आते हैं। 19 2 19 3 2:3 हो जाएगा। 52 और 78 ये 26 के टेबल में आते हैं, 26 2 26 3। तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देके रखा है, जिसमें कहा है फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। मतलब क्या, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया यहां पर वही करना है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर जो क्वांटिटीज देके रखी है उनके साथ में उनकी यूनिट्स देके रखी है। तो अब अगर दोनों क्वांटिटीज, उन दोनों क्वांटिटीज का अगर यूनिट सेम होगा
तो हम उनको डायरेक्टली रेशियो में लिख लेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको पहले दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट पे पहले लाएंगे और फिर उसके बाद में हम उनको रेशियो में लिखेंगे। तो देखिए यहां पर देखे रखा है दोनों 700 रुपीज एंड 308 रुपीज, तो ये दोनों के दोनों, अगर ये दोनों के दोनों रुपीज में है तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखिए 700 रेशियो 308, फिर आप लिखेंगे 700 अपॉन 308, दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 700 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 308 डिवाइड बाय 2, तो 700 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 350, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 154 होगा। ओके, और फिर अगर आप 350 को और 154 को फिर से अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट हियर 175, और यहां आपको मिलेगा 77। मतलब क्या आप लिख सकते हो 175 रेशियो 77। यहां पर ये 14 रुपीज है और ये रुपीज भी है और पैसा भी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसे एक काम करते हैं, 14 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और यहां पर भी 12 रुपीज को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 40 पैसा हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पैसे में हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया 1400p और ये हो गया 1240p। अब आप दोनों पैसों में, आप दोनों को आप रेशियो में लिख सकते हो 1400 अपॉन 1240, तो 00 तो पहले कैंसिल हो गया, 140 अपॉन 124, इसका हाफ कर लीजिए। दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करते तो क्या होगा? दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करते तो ये होगा 70 और ये हो जाएगा 6 and 2। अगेन आप 2 से डिवाइड कीजिए, 70 और 62 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 35 अपॉन 31। मतलब क्या आंसर आया? 35 रेशियो 31। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ लिखिए लीटर में है, यहाँ मिलीलीटर में है, तो आप इसको पूरा का पूरा मिलीलीटर में कर लीजिए, 5000 अपॉन 2500, तो ये आ जाएगा 2:1। यहाँ देखिए मंथ्स में है, ईयर में और मंथ्स में देख रखा है, तो दोनों को पहले आप मंथ्स में कन्वर्ट कीजिए। तो पूरे मंथ्स क्या होंगे? यहाँ देखिए 3 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4, ये पूरे के पूरे हो गए मंथ्स। ओके, वैसे यहाँ पर 5 × 12 प्लस 8 ये हो गए मंथ्स। ओके, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36 और 4 ये हो गया 40 मंथ्स, और ये 12 5 60 और ये हो गया 68 मंथ्स। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब हम एक काम करते हैं, 40 रेशियो 68 निकाल लेते हैं, मीन्स 40 अपॉन 68, दोनों अगर आप 2 से डिवाइड करें तो हियर यू विल गेट 20 अपॉन 34। आप अगर फिर से 2 से डिवाइड करें दोनों को तो क्या होगा? ये होगा 10 अपॉन 17। मतलब क्या? 10:17। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देके रखा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज द रेशियो ऑफ द इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। मतलब कुछ जो क्वेश्चंस आपको देके रखे हैं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको परसेंटेज में देके रखे हैं और आपको उनको रिड्यूस्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब है बहुत सिंपल। तो रिड्यूस फॉर्म अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन में रिड्यूस फॉर्म में ही किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट देके रखा है वो मैं पहले लिख लूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 75 रेशियो 100, सेकंड है दैट इज 44 रेशियो 100, 44 अपॉन 100, और ये अगला देके रखा है 6.25%। ओके, और अगला देके रखा है 52 अपॉन 100 और उसका अगला है 0.64, वो लेते हैं हम ये लेते हैं, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, वो है 0.64%। यहां देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 75 अपॉन 100। अब देखिए दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं? 100 और 75 दोनों आते हैं टेबल में 25 के, तो यू कैन डिवाइड बाय 25। तो हियर यू विल गेट 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, मींस द रिड्यूस फॉर्म आ गया 3:4। यहां क्या करेंगे? सेकंड वाला भी बिल्कुल वैसे ही है, ये वाला, इसे भी आप क्या करेंगे? इसे आप लिख सकते हैं 44 अपॉन 100। 44 100 दोनों 4 के टेबल में आता है, डिवाइड बाय 4 सो दैट इट विल बी रिड्यूस्ड। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 25, तो आंसर आ गया 11 रेशियो 25। बहुत सिंपल है। अब ये तो दोनों था। यहां देखिए इस केस में क्या करेंगे? जब परसेंटेज होगा तो क्या करेंगे? तो परसेंटेज अगर आप रिमूव करते हैं तो नीचे आता है 100। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको और रिड्यूस करना है। तो इसको अगर और रिड्यूस करना है तो पहले काम कीजिए, ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल को आपको रिमूव करना है। और डेसिमल को अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको
6.25, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऊपर दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 625 अपन आ जाएगा 10,000, ठीक है। और दोनों को 25 से आप डिवाइड कर दो, 25 के टेबल में 625 25 टाइम आता है, और ये हो गया 400। फिर से अगर हम 25 से डिवाइड कर दें दोनों को तो क्या होगा, 25 × 25 और ये होगा 16, तो 1:16, 1:16। और इसे कैसे करेंगे, इसे भी वैसे ही करना है कि 0.64 को हम 100 लिखें और नीचे ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, ताकि ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 10,000। और इसको आप लिख सकते हैं 32/5000, या फिर मतलब मैंने 2 से डिवाइड किया, ओके, और यहाँ फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 16/2500। इफ आई डिवाइड अगेन बाय 2 तो आई विल गेट 8/1250, मतलब 4/625। तो इसको मैं सिंपल, देखिए मैं, आप सोच रहे होंगे सर आप यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये इतना सिंपल था। वो डिपेंड करता है, आप, मैं इसलिए 2 से बता रहा हूँ कि आप, मैं 4 भी ले सकता हूँ, मैं 8 भी ले सकता था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको सिंपली करें। सिंपल मेथड से भी आप जाओगे तो चलेगा, कोई बहुत उसको डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखें तो उसमें देखिए रखा है 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days, ओके, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो यहां सपोज कीजिए, सबसे पहले लिखिए लेट x persons are required, x peoples are required, तो हम ये x लिख ले। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है, ये एग्जांपल इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर समय कम होता है तो यहां लोग बढ़ाना पड़ेंगे। अगर एक दीवार बनानी है, 10 लोग काम कर रहे हैं और उसको 2 दिन लग रहे हैं, तो आपको 20 लोग लगाकर आप उसको 1 दिन में कर सकते हैं। मतलब क्या कि फिर इन दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, मींस 3 × 8 इज इक्वल टू x × 6। और अब हम क्या करेंगे, इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा 24/6 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू आगे 4, मींस व्हाट विल हैपन, 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। इस तरह से इसको करना है। अगला है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बहुत सिंपल है। अगर आपको जो परसेंटेज देकर, जो रेशियो देकर रखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा रूल है कि आप इसको पहले ऐसा लिखिए और इसको डायरेक्ट 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम कट हो गया, 15 4 60%। इसको एक और तरीका है करने का कि 15/25, दोनों को अगर डिनोमिनेटर में आपको 100 करना है तो नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। तो देखिए 60/100 तो भी वो क्या होगा, 60% ही होगा। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आता है, आपको जिस तरह से जमता है वैसे कीजिए। 47/50 है, 7 ये सिर्फ सब सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट अगर 100% से मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा सिंपल होता है। 100% मतलब क्या, 100% मीन्स 100/100, और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब 1 होता है। तो 1 का तो मल्टीप्लाई हम किसी में भी कर सकते हैं, इसीलिए 100% का है मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखे रखा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। ओके, एट द टाइम ऑफ आभा's birth her mother was 27 years old. Okay, then find the present age of आभा and her mother। बात यहां किसकी हो रही है, आभा की और उसकी मदर की। तो यहां लिखिए आभा रेशो मदर। अब हर मदर ना लिखिए, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिखिए। तो आभा और उसकी मदर का जो रेशो है वो क्या बोल रहा है, दैट इज 2:5। ये क्या है, 2:5 है। तो यहां लिखिए सपोज their present age is 2x and 5x। मतलब आभा अभी जो 2 साल की है और उसकी मदर जो है वो 5x की है। ओके, वो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ आभा's birth, आभा के बर्थ के समय उसकी मदर 27 years old थी। मतलब क्या कि अगर आभा अभी कितनी है, आभा अभी है 2x की, और अगर हम इसमें से 2x को माइनस कर ले, मतलब क्या, मदर की एज में से आभा की एज माइनस कर ले, तो उस समय मदर की एज क्या थी, 27 थी। मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 27, मतलब x इज इक्वल टू 27/3, सो x इज इक्वल टू हो गया 9। मतलब क्या, अभी आभा की एज कितनी है,
आभा की एज अभी है 2x, मतलब 2 इंटू 9 मतलब 18, और उसकी मदर की एज कितनी है, मदर है 5x मतलब 5 इंटू 9 दैट इज 45। ये एक तरीका हो गया इसको करने का। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसे ऐसा कहें कि आभा की जो बर्थ के समय उसकी मदर 27 इयर्स की थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आभा की जो मदर है शी इज 27 इयर्स ओल्डर देन आभा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 5x में से आपको 2x माइनस करना है 27, दोनों केस में आपका आंसर वही आने वाला है। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 27/3 मतलब 9, और फिर आप x की वैल्यू 9 यहाँ पुट करोगे तो यू गेट द सेम आंसर। मतलब डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। ओके, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आने वाला है, करना है। और एक और क्वेश्चन है जो आप खुद कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्लियरली समझा होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, और अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी।